इसमें आपको जैसे ठीक लगे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है आदित्य, जो आपको लगे ये चीज पढ़ा दिया गया है आप वो कर लो सॉल्व। राइट, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ और आपको सॉल्व करने हैं। तो एक है आपका PCl3 का स्ट्रक्चर लेते हैं, दूसरा है SO3, है ना। क्या क्या बताना है? फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और शेप, और शेप। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर आपका हो गया PCl3, दूसरा स्ट्रक्चर हो गया लेट्स से SO3, तीसरा स्ट्रक्चर PCl5, चौथा स्ट्रक्चर हो गया आपका XeO2F2। ठीक है, पांचवा स्ट्रक्चर लेट्स से ClF3। PCl3 हमने कर लिया है, ठीक है। तो PCl3 हटा दो, जो हम कर चुके हैं। बस ड्रॉ करना चाहो तो कर लो, ऐसे जैसे भी सही लगे, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर तो बता ही दिए हैं यहाँ पे, है ना। अभी तो ClF3, SO3 का बताया। SO3 में एक बात और बतानी है ना, जो Cl3, SiO2, CO2, ग्रेफाइट, डायमंड, ठीक है, एंड बोरोन नाइट्राइड, ये सब मैं बताऊंगा, ये सब है ना। POCl3 तक आपको करना है, और ये सब चलो इतना लिखो। SO3 में एक बात और बतानी है तो वो बताएंगे, फिर आगे चलेंगे। मिक्स है, हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालनी है और ज्योमेट्री भी बतानी है। चलो भाई बताओ।
देखो फिर से यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो मैं पहले ये 3 बता रहा हूँ, राइट। और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। जैसे सल्फर है, सल्फर का आप सबसे बेसिक काम है, आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ये हो जाएगा आपका नियॉन CS2 PP4। You can check over here, it is having 2 unpaired electrons like this। ये तो ग्राउंड स्टेट में ये जो है, इसमें जो वैलेंसी है इसकी क्या आएगी, 2 आएगी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंसी कितनी, 2, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर और एक्साइटेड स्टेट होगी तो इसमें एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे आपने देखा हुआ H2S, है ना, ऐसे कोई एग्जांपल जहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है सल्फर, CS2 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। फिर नियॉन, अगर मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मतलब जंप करके, है ना, 3d0, यहाँ पे D है, यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुंचता है, तो ये बन जाएगा 3s2 Pp3। मैं क्यों बता रहा हूँ उसका रीजन मैं बताऊंगा, ठीक है। 3d1, ये क्या हो गया, ऐसे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। 3p3 3d1, तो वैलेंसी कितनी हो गई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ ये चीज। वैलेंसी हो गई 4। ऐसे एग्जांपल ये क्या आ जाएंगे, SO2 SF4, ऐसे जहाँ 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ये 4 बॉन्ड बन रहे हैं, और ये एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या कहलाएगा, लोन पेयर, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे 2 लोन पेयर, H2S CH2। अभी क्या हो सकता है, एक और बार यहाँ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड किया जा सकता है, लेट्स से S, है ना, 2 बार ऐसे स्टार मार दे रहे हैं, राइट। डबल एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, नियॉन 3s1 3p3 3d2, क्या हो गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, राइट। तो यहाँ पे सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये भी जो है 2 आ गए, तो यहाँ वैलेंसी हो गई 4, सॉरी वैलेंसी हो गई 6। SO3 H2SO4, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आ गए इधर। अब ये एग्जाम्पल हम SO3 पे फोकस करते हैं। तो पहले SO3 में ये समझ में आया, ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऐसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। ये क्यों करे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ClF3 एग्जिस्ट, ठीक है, मैंने ClF3 लिखा है ना, ClF3, FCl3 नहीं, ClF3। तो यहाँ देखो, पहले फोकस कर लो, इतनी बात समझ में आ गई कि ये मल्टीपल वैलेंसी कैसे दिखाता है, एक्साइटेड स्टेट में जा जाके। तो थर्ड एलिमेंट के, थर्ड ग्रुप के, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, थर्ड रो ऑनवर्ड एलिमेंट्स आएंगे, उनमें मल्टीपल वैलेंसी शो होती है, और ये, है ना, ऐसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आप बता सकते हो। अब जैसे मान लो SO3 का नॉर्मल आपको स्ट्रक्चर बताया, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म 3 ऑक्सीजन है, तो तीनों से ऐसे, राइट, ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, 3 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड। 3 सिग्मा से पता चला हाइब्रिडाइजेशन sp2, and this is planar। now we are focusing on pi bond। ये पाई बॉन्ड कौन कौन से, इसलिए ये ऐसा ऐसा आपको बनाया है ना। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पाई बॉन्ड के बारे में तो बताता नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताता है। हम यहाँ पे बोल देंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, राइट। तो ये जितने भी सिग्मा बन रहे होंगे वो sp2, यहाँ पे ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल होगा, तो sp2 p ओवरलैप से बन रहे होंगे, है ना। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम क्या हो गया, sp2 प्लेनर। ऑक्सीजन के कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, ऑक्सीजन के आपको पता है हीलियम, है ना, 2s2 2p4, कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, p वाले। ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं वो किस ओवरलैप से बन रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स
ड्यू टू sp2p ओवरलैप। ठीक है, जो 3 पाई बॉन्ड है वो किसके कारण बन रहे हैं? sp2 था तो आपने क्या किया, एक s और 2p ले लिया, इसने तो बना दिया आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2, एक s और 2p है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बचे कौन कौन से पी, कौन कौन से ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बनाएंगे, वो है एक ये वाला p, दो d। ये वाला p ऑक्सीजन के p से ओवरलैप करेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, पी पाई डी पाई, इसको बोलेंगे एक। पी पाई बॉन्ड्स कौन कौन से हैं, इसमें है 1 पी पाई एंड 2 पी पाई डी पाई। दो ये डी, इसके पी से ऑक्सीजन है ना 3, एक ऑक्सीजन के पी से ये ओवरलैप करेगा तो क्या बनाएगा, पी पाई डी पाई। इसलिए ये समझाने के लिए ये सब बताया कि यू कैन टेल द लेट्स से व्हिच टाइप ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म। सिग्मा बॉन्ड्स कौन से हो गए, sp2p ओवरलैप के कारण, और जैसे पाई बॉन्ड कौन से हो गए आपके, पी पाई डी पाई। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। SO2 में 3 पाई बॉन्ड, तीनों मतलब पाई बॉन्ड में एक पी पाई डी पाई, दूसरा पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई। ऐसे ही अगर मान लो स्ट्रक्चर POCl3 है, आई एम जंपिंग द लेट्स से POCl3, यहाँ पे फास्फोरस जो है वो अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, ऐसा बनेगा P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl, की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, 5 इलेक्ट्रॉन है ना sp3, और इसके कारण टेट्राहाइड्रल। बट ये 5 वैलेंसी कैसे आई होगी, फास्फोरस का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तब तो ये आ जाएगा नियॉन PS2 3p3, ये ग्राउंड स्टेट में है, वैलेंसी 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 3। तो क्या करेंगे, एक्साइट कराएंगे इलेक्ट्रॉन को, क्या हुआ 15 ना, लेट्स से स्टार नियॉन 3s1 3d 3p3 3d1, ये 5 बॉन्ड बना रहा है इस कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, राइट। कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड मिलके ये sp3 हो गया, है ना। अब जो ये पाई बॉन्ड है, ये कौन सा वाला पाई बॉन्ड है बताओ, इसका d ऑर्बिटल, इसका d ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो 4 सिग्मा बॉन्ड है, राइट, वो किससे बन रहे हैं, sp3 के ओवरलैप से, है ना। ऑक्सीजन का p या क्लोरीन का p ऐसे, और एक पाई बॉन्ड जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, राइट, फास्फोरस का d, ऑक्सीजन का p, d पाई डी पाई। अगर आपसे कभी पूछा जाए कितने p पाई डी पाई बॉन्ड बन रहे हैं, निकाल लोगे, है ना। क्या करना है, पहले आप देख लो कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके उतने नहीं है जितने यहाँ बॉन्ड बन रहे हैं, कितने टोटल बॉन्ड बन रहे हैं, 5 बॉन्ड बनाने के लिए फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को जंप कराओ, एंड आप इसमें फिर आंसर बता सकते हो। ठीक है, अगर मैं बोलूं, एक एग्जांपल यहाँ पे समझा देने के लिए और ले ले रहा हूँ, H2SO4 बताओ कितने, H2SO4 इसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने होंगे, आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलो। सर नहीं समझा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन ऑल दिस अगेन। पहले ही तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आया, हाँ सर। बताओ सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। सल्फर ना सर। हम्म, सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मेरे को बस एक ही चीज की दिक्कत हो रही है हम्म, कि सर वो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग जब 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 लिखते हैं, उससे पहले हम एक एलिमेंट लिखते हैं। हम्म, हाँ, तो वो एलिमेंट की दिक्कत है, वो एलिमेंट क्यों क्या सोच के लिखते हैं, उसी की दिक्कत है, बाकी सब ठीक है। तुम अच्छा 1s2 2s2 वाला लिख बता दो। 1s to 2s2। ये बताओ सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, पहले ये बताओ। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है बताओ। सल्फर का एटॉमिक नंबर सर अब तो यही मैं तुम्हें बार बार ये समझा रहा हूँ, तुम नहीं कर रहे हो मेहनत, तो क्या करूँ बताओ। अच्छा, इतनी बार मैंने सबसे पहले जब आया था एटॉमिक, मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कहा था या नहीं? सर एक मिनट में सोच रहा हूँ एक्चुअली। अब तुम सोचोगे। सोच लो तुम। सर सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। 16 होता है, चलो बहुत अच्छी बात है, तुमने सोच लिया मोबाइल देख के, ठीक है। अरे नहीं बताओ। सर। चलो, अब बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके सर, तो सर सल्फर में टोटल एटॉमिक नंबर 16 होते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s स्क्वायर 1s2, इसको स्क्वायर नहीं 2 बोलते हैं, ठीक है। 1s2 हम्म 1s2 2p 2p6 2p6 3d2। 3d2। अब ये एक पूरा सेकेंड गलत सर, है, पूरा एक गलत है, सेकेंड सर, मैं एक तुम्हें बता सेकेंड। दे रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हें नहीं आता, ठीक है। अब आज ही जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढंग से लर्न कर, हर जगह फेल हो गई ये चीज। कितने लोग ऐसे हैं जिनको आगे पोल ले रहा हूँ, जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सच में नहीं आती, ऑनेस्टली बोलना है ना, सब लोग पोल देना, जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी भी दिक्कत होती है। ये सुन लो, मतलब जिनको दिक्कत होती है उनको बोलना है नो है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रुक जाओ, फिर से एंड करता हूँ, रुक जाओ, है ना, अभी इसी कंफ्यूजन में सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है यस, जिनको नहीं आता है नो, राइट। जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है यस, जिनको नहीं आता है नो। जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है उनको यस करना है, जिनको नहीं आता है उनको लिखना है नो। जल्दी से पोल करो। पहुंचा नहीं क्या? एक मिनट फिर से करता हूँ। कि मतलब हो सकता है एक आध तो मैं नहीं आ रहा हूँ, बट जनरली यू अंडरस्टैंड कि हम कैसे लिख रहे हैं, राइट। जिसने कहा 50-50 उसमें आप हो सकता है एक आध दो, है ना, एक आध दो जगह गड़बड़ कर रहे हो, बट बेसिक अभी हम ऑक्सीजन सल्फर इन सब की बातें कर रहे हैं। जल्दी फास्ट। H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ जिनको, तब तक बाकी लोग H2SO4 का स्ट्रक्चर। सर आपने मुझे बोला क्या? नहीं, सबको बोला है, तुमको नहीं, सबको अच्छा बोला है H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ। सर, मैं लोअर एंड कर दूं? हाँ हाँ, क्या भाई, पोल सबका। अभी मेरे हिसाब से जितने लोग सुन रहे हैं उन सबका पोल है, जिसको नहीं आया हो, राइट। तो मैं एंड कर रहा हूँ आपको। एंड देखो 89% लोगों को आता है, तो मतलब वो ये समझ पा रहे हैं मैं ये क्या लिख रहा हूँ। 11% अभी भी है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं ये बोलूंगा, भाई आप जाके ढंग से, जो कि बहुत जगह आ चुका है, मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार आता रहेगा, ठीक है, और आप अभी तक वो पीरियोडिक टेबल इमेजिन नहीं कर पाए। 1s के बाद 2s आएगा। जैसे गौराज ने बोला ये वाला एलिमेंट कौन सा लिखते हैं, तो हमने पहले बोला था आप इनर्ट गैस याद रखो, हीलियम 2, है ना, नियॉन 10,
ना आर्गन 18, ये जब तक याद नहीं होंगी तब तक ये समझ में नहीं आएगा। क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54, पहले तो ये याद रखो, ठीक है, ऑरेंज नॉन और फिर ये ये रेड। सर। हाँ और सर जब अब एनी रुको यूज रुको, होगा। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ सर। जब भी आपका कोई भी, आपने जैसे बोला 16, ये तो आपको यही नहीं पता है कि सल्फर कहाँ पे पोजीशन है ना, सल्फर में एटॉमिक नंबर क्या है, तो ये दूसरी लड़ाई और है कि आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, कम से कम 30 एलिमेंट तक आपको याद रखना पड़ेगा, और उसके लिए भी मैं पहले बोल चुका हूँ, ठीक है, के लिए भी मैं पहले बोल चुका हूँ, 30 तक आपको एलिमेंट याद होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए 30 तक, क्योंकि बार बार आने वाले हैं ना, एक बार मेहनत कर लो, कम से कम इतनी सारी चीजें तो समझ में आ जाएंगी। अब मान लो हमने सल्फर लिया, तो सल्फर का मतलब क्या है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर नियॉन से ज्यादा है, आर्गन से कम है, नियॉन से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ फर्स्ट पीरियड खत्म हुआ, यहाँ सेकंड पीरियड खत्म हुआ, हमने नियॉन लिख लिया। अब हम सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, नियॉन लिखते ही 10 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल हो गए हमारे। थर्ड पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है, 3s से, खत्म कहाँ होता है, 3p। मैंने हर जगह यही बताया, हर पीरियड s से स्टार्ट होगा और p पे खत्म होगा। थर्ड पीरियड 3s से स्टार्ट होगा, 3p पे खत्म होगा। फोर्थ पीरियड 4s से स्टार्ट होगा, 4p पे खत्म होगा। तो आपको याद रखना है, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में d भी आता है, 4s के बाद क्या आएगा, 3d, फिर 4p, 5s के बाद क्या आएगा, 4d, फिर 5p। पीरियड 6 पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा, 6s से। लास्ट के दो पीरियड 6s और 7s है ना, लास्ट के दो पीरियड 6 और 7, उनमें f भी आ जाता है, तो 6s तो 4f, 5d 6p, है ना, 7s 5f 6d 7p, बस ऐसे खत्म हो, स्टार्ट होगा p से खत्म होगा। ये आपके 10 हो गए नियॉन, थर्ड अब पीरियड स्टार्ट हो गया ना, सेकंड पीरियड तक खत्म हो चुका है। थर्ड पीरियड स्टार्ट किससे होगा, 3s से, खत्म किस पे होगा, 3p। अब भरो, तो इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो ये क्या हो गया, 10 के बाद 2 12, ये कितने और चाहिए सल्फर के लिए, 16, 4 और चाहिए, तो 4 से बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो मेहनत कर लो एक बार, कि बार बार ऐसे डांट लगानी पड़ेगी, ठीक है, एक बार मेहनत कर लो, तो तुम ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो नहीं आएगा समझ में। अब चलो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, H2SO4 का बेसिक स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। तो सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ठीक है, एक्सपेंड ऑक्टेट हो सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, दो ऑक्सीजन के साथ, तो ये दोनों ऑक्सीजन खुश, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6 थे, दो मिल गए, यहाँ से 8 हो गया। फिर यहाँ पे एक OH और एक OH। You can see how many total sigma bonds are there, 4 sigma bond। आपका क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन, इसे स्टेरिक नंबर 4 आ गया। कोई लोन पेयर बचा क्या, नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन थे, सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट कर गए बॉन्डिंग में, तो देयर इज नो लोन पेयर, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp3, राइट, और ये हो गया टेट्राहेड्रल। ये तो बेसिक चीज हो गई। अब इसमें थोड़ा और डीप में जा रहे हैं, तो पूछा है कि ये वाले पाई बॉन्ड कौन से हैं। अब देखो सल्फर जब भी 6 बॉन्ड बनाएगा, राइट, फिर ये क्या हो जाएगा, नियॉन 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको रखने हैं, 3s1 3p3 3d2, ये वाला है ना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो ऊपर बताया अभी हमने, राइट, बताया यहाँ पे, ये वाला सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करा के ये डी में जंप कराएंगे, ये हो गए। अब इसमें क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब s और 3p मिलके तो बना रहे हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो बचे कौन, d, d के दोनों इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है, बच गए d, d पाई बॉन्ड बनाएंगे, दो पाई बॉन्ड इसके साथ बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो कितने हो गए यहाँ पे, पाई बॉन्ड का करेक्टर समझ में आ गया, तो ये क्या हो गए, है ना, 2 p पाई d पाई बॉन्ड। क्लियर है, ऐसे समझ में आ जाएगा, जब भी कभी पूछा जाएगा कर लेंगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लास्ट, ये आप सबको आपको बताना है ना, प्लीज अच्छे से बताना, ठीक है। HClO4, HClO4, HClO4 में आपको d पाई बॉन्ड बनाना है,
बताने कितने हैं। हाँ बोलो अथर्व, आपको क्या डाउट था? आपका डाउट नहीं पूछा। हाँ हाँ सर, तो सर पहला डाउट था वो SO3 वाले एग्जांपल में। सर उसमें वो जो आपने 3 पाई बॉन्ड को मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया ना, 1 पी पाई बॉन्ड और एक 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड, तो वो हाँ, समझ में नहीं आया सर, कोई बात कैसे नहीं, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है। अभी इतना समझ में आया, सल्फर में ये 6 बॉन्ड बना रहा है तो ऐसे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? यस सर। ठीक है, अब देखो ये 6 में अब 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे? एक s और 2 p। यस सर। बचे 3 ऑर्बिटल बच गए, एक p बच गए यहाँ पे और 2 d बच गए। ये सब क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। s ऑर्बिटल का एक p और 2 d है ना, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। और ऑक्सीजन का कौन सा होगा? ऑक्सीजन के जब भी बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट? इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तो 2 लोन पेयर हो गए है ना, दिस इज लोन पेयर। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं ना, यस सर। दोनों पेयर्ड ये लोन पेयर हो गए। तो ये 2 p ऑर्बिटल ये जो है पार्टिसिपेट करे होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड में गया, एक पाई बॉन्ड में गया ना। तो हर एक में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में ऑक्सीजन का कौन सा लगा? p। तो इसका भी मिलके बना रहा है p पाई, इसका b और इसका b मिलके बना रहा है p पाई d पाई। सिमिलरली इसका p और इसका d मिलके बना रहा है p पाई d पाई। ओके सर। हाँ हाँ? सर। हाँ। और सर एक और डाउट था। हम्म, हाँ, ये एग्जांपल H2SO4 का जो अभी हम लिख रहे हैं ना सर, उसमें सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सर एक्साइटेड स्टेट की है। आप 6 बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब नाउ इट इज सिंपल कि क्लियर कि अगर मान लो 6 है तो फिर आपको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लिखनी है और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना है, इलेक्ट्रॉन ओके को सर। और एक्साइट कराया है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग। यस सर। ये तो अब थैंक यू सर। क्लोरीन का है HClO4। नॉट ऑलवेज आपको सेटिस्फाई कराना है ना। आपको यहाँ पे अब देखो HClO4 का स्ट्रक्चर देखो पहले। ऑक्सी एसिड है तो एक OH बॉन्ड तो होना ही है ना। ऑक्सी एसिड बेसिक, ऑक्सीजन इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन, यहाँ कंफ्यूजन दूर हो गया। बाकी ऑक्सीजन है 3, ये रफ स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ इसका मतलब है क्लोरीन 7 बॉन्ड बना रहा है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली देखोगे तो वो क्या आएगा? 17 होता है क्लोरीन, नियॉन 10 हो गए, CH2 3p5। यहाँ तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जनरली जब भी क्लोरीन आपको मिलेगा तो वो केवल एक ही बॉन्ड बनाता है, राइट? Cl टाइप, राइट? यहाँ 7 बॉन्ड बना रहा है, कैसे बनाएगा? एक्साइट करके। किनको? इन तीनों जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सबको एक्साइट करेंगे। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी पेयर्ड है सब एक्साइट हो जाएंगे। तो क्या बनेगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ ये, है ना, रादर देन राइटिंग 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके, डायरेक्टली थर्ड लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा नियॉन 3s1 3p3 3d3। ठीक है, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये डी में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपने देखा कि कितने बॉन्ड बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड? 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर तो कोई है नहीं, राइट? दिस इज गोइंग टू फॉर्म, जैसे यहाँ पे ये 4 जो है ऑर्बिटल sp3, ये आपका तो बना गए हाइब्रिड ऑर्बिटल। बचे क्या? डी ऑर्बिटल, यही पाई बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और क्लोरीन का d, ये सब बनाएंगे p पाई d पाई बॉन्ड। तो कितने हो गए? 3 पाई d पाई बॉन्ड। जैसे अभी तक जितने भी एग्जांपल लिए उसमें हमें लोन पेयर कहीं नहीं आया। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें लोन पेयर आएगा, जैसे HClO3। HClO3 में क्या हो रहा है? क्लोरीन इज फॉर्मिंग 5 बॉन्ड, जैसे ऐसे क्लोरीन 5 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर है। 5 बॉन्ड बनाने के लिए क्लोरीन को किसमें रखना पड़ेगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ऊपर से तो नहीं जा रहा है जल्दी जल्दी, समझ में आ रहा है? फास्ट तो नहीं लग रहा है। ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, क्लोरीन 17 है, क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को बस अनपेयर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा?
neon, 3s2, 3p3, 3d2. Now you can see ऐसा कुछ है। ये हो गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे यू कैन सी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दीज आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर, मतलब sp3 है ना। तो व्हाट विल हैपन, ये वाले s और ये 3 p मिलके क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3, राइट। क्या बना लिए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। अब बचे क्या, ये दो बचे, इनके कारण क्या होगा, दो पाई बॉन्ड आ रहे हैं, क्या जाएगा 2 पाई 2 p पाई d पाई। इतना क्लियर है। जब भी कभी पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाना होगा, आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बना के देख लेना है, और धीरे धीरे फिर आइडिया लगता जाएगा। जैसे अभी यहाँ आइडिया लग गया होगा, राइट। अगर क्लोरीन जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं, राइट, अगर आपने एक्साइटेड स्टेट लिख ली, हाइब्रिडाइजेशन लिख लिया, लेकिन डायरेक्टली से अच्छा ये 2 डी ऑर्बिटल आएंगे, यही पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है, अब चलते हैं और बाकी स्ट्रक्चर्स पे। तो हमने अभी कौन कौन से बता दिया आपको, SO3 बता दिया, तो Cl3 बता दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू PCl5। PCl5 में फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन जो है वैसे 5 बॉन्ड बना लेगा, 5 सिग्मा बॉन्ड sp3d। अगर यहाँ पे ओवरलैपिंग पूछी जाएगी तो क्या होगा, sp3d और p की ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैप। ठीक है, शेप क्या आ जाएगा ना इसका, sp3d के कारण डायगोनल बाइपिरामिडल। अब देखते हैं XeO2F2 में जिनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, नीचे देख लेते हैं। जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन से लेट्स से रफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऐसे 2 बना दिए, 4 यहाँ खर्च हो गए। 2 फ्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे खर्च हो गए, और एक लोन पेयर अभी भी बच गया। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, रफ स्ट्रक्चर है। You understand 4 sigma plus 1 lone pair, so that is 5, so sp3d, sp3d हो जाएगा। तो इसको स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे, मतलब पहले अरेंज कर लेते हैं। आपको पता है लोन पेयर्स और डबल बॉन्ड किस में रखने हैं, इक्वेटोरियल प्लेन में, इनको इक्वेटोरियल प्लेन में लग दिया, जब फ्लोरीन यहाँ हो गया। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, सीसॉ, मतलब शेप क्या हो गई, सीसॉ ज्योमेट्री हो गई इसकी शेप। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं लिखेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, सीसॉ। एक लोन पेयर आ रहा है ना, चलते हैं आगे। और क्या था आगे, स्ट्रक्चर XeO2F2 के बाद ClF3। ऑक्सीजन को हम कभी भी, है ना, एक्सेल पोजीशन पे नहीं लिखेंगे, राइट, यहाँ पे नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें मिनिमम रिपल्शन रखना है। यहाँ क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, राइट। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। सो वेयर वी आर गोइंग टू कीप इट, वी आर गोइंग टू कीप इट, है ना। तो कहाँ रखेंगे, ऐसे इक्वेटोरियल प्लेन में। तो लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर will be kept in, है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन। और एक और बात है, जैसे एक और स्ट्रक्चर है, थोड़ी देर में आते हैं, पहले तो इतना लिख लो, ठीक है।
CO2 ClF3। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। क्लोरीन के साथ ये 3 बॉन्ड बना लिए, लेट्स से रफ स्ट्रक्चर है। ये भी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 लोन पेयर, राइट। तो 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर मींस 5, मींस sp3d। अब ड्रॉ करेंगे, क्या होगा? Cl पे 2 लोन पेयर हमें रखने हैं, रखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? ई शेप। अब हमें स्ट्रक्चर बनाना और उनकी ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया, राइट। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ कुछ बातें और मैं यहाँ पे समझाऊंगा, राइट। SiO2 एंड CO2, है ना। अभी ये इनके बारे में भी बता देता हूँ, और एक दो बातें और मुझे बतानी थी। PCl5 के बारे में भी मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, मैं यहाँ पे इसको दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। PCl5 नेक्स्ट स्ट्रक्चर PCl5 है। यहाँ पे फॉस्फोरस जो है वो 5 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया sp3d है, 5 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, एंड sp3d, और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 2 बॉन्ड लेंथ है ना, एक एक्सियल क्लोरीन और फॉस्फोरस के बीच की बॉन्ड लेंथ, और ये फॉस्फोरस और इक्वेटोरियल क्लोरीन, ये दोनों बराबर होती हैं एक्स और वाई? क्या ये बॉन्ड लेंथ बराबर है? रीजन है नहीं, है ना। यहाँ पे लिखना है एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, तो ये बात, एंड हेंस, है ना, एक्सियल बॉन्ड लेंथ्स आर मोर, है ना। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड वीक का मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है ना। तो हमें क्या पता है, राइट। हमें ये पता है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बात पता है हमें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। BS मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। बस hence axial bonds are weaker than, सॉरी, axial bond lengths, ये तो लिखा चुके हैं, axial bond lengths are bigger than an equatorial bond length। तो अब यहाँ पे क्या है, x और y में x ज्यादा है। अब इसका रीजन समझते हैं क्यों है। एक तो है आपका एक्सपेरिमेंटल रीजनिंग की, आप अगर यहाँ पे देखो PCl5 को अगर हम हीट करते हैं, इट ब्रेक्स इनटू PCl3 प्लस Cl2, मतलब PCl5 है, तो अगर हम हीट करेंगे, ये वाली रिएक्शन देखिए क्या, PCl5 ब्रेक्स इनटू PCl3 प्लस Cl2, ये देखिए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी हम दिखा रहे हैं, ये वाले बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते, बचेगा क्या, PCl3 Cl2, ठीक है। ये आपका ये वाले बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। तो ये एक्सपेरिमेंटली आपको पता चल रहा है कि ये दोनों बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो रहे हैं, राइट। ये PCl3 आपको प्लेनर मिल रहा है, सॉरी नॉट प्लेनर, PCl3 आपको मिल रहा है यहाँ पे, राइट।
ये दोनों बॉन्ड टूट रहे हैं। अब ये दोनों बॉन्ड कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताई थी, राइट। ये थी आपकी sp3d वॉज sp2 प्लस pd, था ना, sp2 प्लस pd। जो ये इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड्स है, ये क्या बना रहे हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर हैविंग more s character, hence closer to nucleus. Then axial bonds are having, or you can say axial bonds में तो s character है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, in this case इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है उनमें s character थोड़ा ज्यादा है, तो क्या हो रहे हैं, क्लोजर टू न्यूक्लियस चले जा रहे हैं, इसीलिए उनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जा रही है और बॉन्ड एनर्जी और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ यू कैन से वो ज्यादा हो जा रही है। इसीलिए ये पहले नहीं टूटेंगे, कौन टूट जाएंगे, ये टूट जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसी में एक और एग्जांपल मैं समझा देता हूँ। ये जो है PCl5 के साथ ही नहीं है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर मैं बोल रहा हूँ ये PCl5 गैस है ये PCl5 गैस। ठीक है, जो हमने यहाँ एग्जांपल दिया था ये PCl5 ये गैस है, इन गैसियस स्टेट इट इज लाइक दिस। बोलो अथर, कुछ डाउट है? हाँ सर, वो जो रीजन दिया वो थर्ड पॉइंट के लिए था ना, इसके लिए वो जो थर्ड पॉइंट दिया था ना, एक्सियल बॉन्ड लेंथ, तो ये सब रिलेटेड है ना, एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर तभी तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होंगी, तीनों पॉइंट्स रिलेटेड है आपस में। सर उसी के लिए वो रीजन है ना? हाँ वो रीजन इसीलिए। ओके ठीक है, ये रीजन हो गया। अब इसमें एक और बात, भी मेरे को PCl5 ये गैस है, अगर कहीं PCl5 सॉलिड है ना, नोट करके PCl5 solid exist as PCl6 minus PCl4 plus any compound। ऐसे PCl6 माइनस एंड PCl4 प्लस की तरह एग्जिस्ट करता है, मतलब पहले मुझे लाइन लिखना चाहिए, लेट्स से आई विल राइट PCl4 प्लस इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। फास्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, बचे 4, all 4 are forming bond with chlorine, sigma sigma bond, तो sp3, or phosphorus has gained 1 electron, so now the electrons are 6, all are let's say forming sigma bonds with chlorine, so sp3d2। ये कभी कभी ये ऐसे भी पूछ लेते हैं, का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, और ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये बात भी है। तो यस, ये देखो ना sp2 है तो इसमें s है ना, यहाँ पे तो s है ही नहीं, 3 में s करेक्टर आ जाएगा ना इसमें ज्यादा। हाँ, तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ये बिल्कुल एक्चुअली ऐसा है कि अभी मैं बता दे रहा हूँ, अभी मैं एक सीक्वेंस से जाऊंगा, जैसे मैं पहले जा रहा था, मैं एक हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा था sp और उसके एग्जांपल लिख रहा था, तो मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन तब मैं बस ये लिख दूंगा कि ऑलरेडी डिस्कस्ड। अभी क्या है, अभी हाइफाजार्ड है ना, अभी कहीं भी चल रहा है, अभी आपको सीक्वेंस नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप लिखते जाओ, तो हम एक फिर से सीक्वेंस फॉलो करेंगे, राइट। अभी नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एग्जांपल लिखेंगे, तब कुछ एग्जांपल बस डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे, उनको नहीं करेंगे। अब इसमें एक और बात है, नेक्स्ट इन PF5 है ना, अनदर नोट, PF5 all phosphorus fluorine bond lengths are 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95
अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल है ना, एक्सियल बॉन्ड लेंथ आर approximately equals to equatorial bond length। उसका रीजन क्या है, हाउ दिस वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। अभी तो हमने ये समझाया था भाई इक्वेटोरियल और एक्सेल में भाई इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है और इसलिए बॉन्ड लेंथ कम है, बट यहाँ ये कट कैसे जा रहा है उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगेन एक तरह से एक्सप्लेनेशन आ गया, तो उसका रीजन क्या है, is having different molecular formula in different state। molecular formula सेम ही है, empirical formula क्या होगा ये बताओ। एनी कंपाउंड में empirical formula लिखते हैं है ना, रिलेटिव सिंपलेस्ट रिलेटिव लेट्स से नंबर ऑफ कैटायन और एनायन लिखते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हो Ba2+SO4 2-। अभी सृष्टि का डाउट ले रहे हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड को कैसे लिखते हैं, इनकी बैलेंसी लिख ली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया Ba2SO4 होल ट्वाइस। बट अदर देन राइटिंग लाइक दिस saying BaSO4, क्यों, सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे 2:2 आ रहा है इनका रेशियो, तो 1:1 लिख लिया। इतनी बात सब क्लियर है सृष्टि, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप PCl4+ और PCl6- लिखोगे तो एक तरह से ये हो गया P2Cl10 PCl5। ठीक है, अभी आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। नाउ फोकस ओवर हियर है ना, PF5 बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका आंसर है, राइट। जो PF5 है तो रीजन ये है कि उसमें बॉन्ड्स जो हैं वाइब्रेट करते रहते हैं, तो घूमते रहते हैं एक फैन की तरह। यहाँ पे ये बॉन्ड्स आपस में एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज करते रहते हैं, इधर पहुंचेगा ये इधर पहुंचेगा, ये इधर पहुंचेगा ये इधर, ऐसे घूमते रहेंगे ना। अब अपने घर में जैसे फैन दिख रहा है तो ना, और उस फैन जब घूम रहा है तो उसकी फोटो खींचो आप, आपको ये जो फैन की ब्लेड्स होंगी वो ब्लड दिखेंगी, है ना, नॉट बी एबल टू, है ना, ब्लड दिखेंगे ऐसे। यू कैन नॉट असर्टेन एग्जैक्टली कि कितनी यहाँ पे लेंथ है, ऐसे ब्लड दिख रही है, राइट। समझ में आ रही है मेरी बात। भाई जो बॉन्ड लेंथ नाप रहे हैं वो बॉन्ड लेंथ नापते कैसे हैं, हाउ वी आर एबल टू लेट्स से आइडेंटिफाई द बॉन्ड लेंथ। हम इन न्यूक्लियस की पोजीशन पता करते हैं, इससे ये फ्लोरीन ऐसे ओवरलैप्ड है, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या है, कैसे नापते हैं, इनके न्यूक्लियस को पहले पता करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से, है ना। जैसे एनर्जी छोड़ेंगे कैमरे की तरह फोटो खींच रहे हैं, तभी हमने आपको बोला आप चलते हुए फैन की फोटो खींचो, राइट। ये इतनी तेजी से घूम रहा होता है, इतनी तेजी से ये घूम रहा होता है, राइट। अगर आपको अगर आपको इस फैन की फोटो खींचनी है और आपके पास बहुत अच्छा कैमरा है जिसका फ्रेम पर सेकेंड काफी ज्यादा है, तो आपको एक क्लियर इमेज मिल जाएगी। तो आपको यू आर एबल टू गेट, कि उसका फ्रेम पर सेकंड इतना ज्यादा है ना कि उसने उसी घूमने के मोमेंट की इतनी सारी फोटो ले ली है, तो एक आध आपको फ्रेम मिल जाएगा जिसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये अलग अलग लेट्स से यहाँ पे है ना फैन की पोजीशंस, इन बॉन्ड्स की पोजीशन यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ पे, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया ब्लड, लेकिन अगर आपके पास बहुत अच्छा कैमरा है जिसका FPS बहुत ज्यादा है ना, वो बहुत हाई रिजोल्यूशन और जैसे बहुत अच्छा वाला है ना, तो यू कैन सी इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम यही है, ये इतनी तेज घूमता है कि हमारे पास जो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है जितनी भी, उससे भी हम क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं कि ये इनके बीच की, है ना, उससे भी जो फ्रेम पर सेकंड से फोटो खींच रहे हैं ना, उसमें क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी है या कौन सी छोटी है, इतनी तेज घूम रहा है, ठीक है। बस इसमें दिक्कत यही है कि जो अभी हम वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऑब्जर्व करते हैं पोजीशन ऑफ
लेट्स से न्यूक्लियस, उसके हिसाब से बॉन्ड लेंथ बताते हैं। तो यहाँ पे हम क्लियरली वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल फ्लोरीन, ये घूम रहा है फैन की तरह। इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये सेम ही है, ठीक है, बिकॉज नाउ वी हैव नॉट आइडेंटिफाइड, वी कैन नॉट से, है ना, ये बड़ी होगी या कम होगी। एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बोलते हैं ना, जो दिख रहा है वही केमिस्ट्री में सही है, लॉजिक नहीं, दिख रहा है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। लॉजिक होती तो फिर एक्सेप्शन नहीं आता, राइट। तो बस यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 5 मॉलिक्यूल, है ना, rotates with very high speed, rotates with very high speed, hence axial bond interchange its position to equatorial bond. ठीक है, मतलब फ्लोरीन, एक्चुअली फ्लोरीन एटम्स जो हैं वो इंटरचेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन, एंड इसके कारण वो फैन की तरह से लग रहा है कि वो फैन की तरह घूम रहा है, राइट। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, मतलब अगर आप सर्च भी करोगे, है ना, आज सर्च करना बैठ के, तो उसमें यही रीजन बताया होगा। लेकिन उस रीजन से भी कैसे समझ में आता है कि PF5 की बॉन्ड लेंथ बराबर होगी, वो कोई नहीं बताता। वो मैंने आपको वो पेन वाले एग्जांपल से समझाया, ठीक है। जब आप फोटो खींचोगे तो आपको ब्लड दिखेगा, तो यू आर नॉट श्योर किसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, एग्जैक्टली आपको पता नहीं है, ठीक है। क्लियर है इतना? डाउट क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो हो गया PCl5 से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस, राइट, इस तरह से। इसी में दो बातें और लिख लेते हैं, PBr5 के बारे में भी लिख लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ लिखा था ना, PBr5 सॉलिड एग्जिस्ट एज PBr4 प्लस एंड Br माइनस, है ना। कैसे एग्जिस्ट करता है PBr4 प्लस एंड Br माइनस? as PBr6 माइनस इज अनस्टेबल। ब्रोमीन का साइज क्या है, बड़ा है, ब्रोमीन इज वेरी बिग। तो जब बड़ा है तो फॉस्फोरस कैन नॉट एकोमोडेट 6 ब्रोमीन, है ना, इसके चारों तरफ होगा, इनमें बीच में रिपल्शन लगने लग जाएगा, इसलिए PBr6 माइनस नहीं बनता है। ये कैसे एग्जिस्ट करता है Br माइनस? स्टेरिक रीजन, यहाँ पे स्टेरिक का मतलब है, स्टेरिक का मतलब इन स्पेस, क्राउडिंग ज्यादा है, स्टेरिक रीजन इन स्पेस, है ना, आपस में रिपल्शन लग रहा है, इसलिए हमने बोल दिया स्टेरिक हिंड्रेंस लिख सकते हो आप, स्टेरिक क्राउडिंग लिख सकते हो, स्टेरिक क्राउडिंग। दो टर्म यहाँ पे मैंने बताया, स्टेरिक हिंड्रेंस या क्राउडिंग, सेम मतलब है। इसका मतलब है इतना ज्यादा ब्रोमीन, इतने बड़े बड़े हैं, अगर आप 6 ब्रोमीन रखने जाओगे, ठीक है, वो एक दूसरे को बहुत रिपेल करेंगे। ये ऐसे एग्जांपल आपको कई भी जगह मिलेंगे, जैसे SF6 एग्जिस्ट करता है बट HCl6 एग्जिस्ट नहीं करता है। SF6 एग्जिस्ट करेगा, Cl6 SBr6 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, Si6 एग्जिस्ट नहीं करेगा, रीजन सेम है, इनका साइज इतना बड़ा है कि सल्फर कैन नॉट एकोमोडेट 6 क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन टुगेदर, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जांपल आपको आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे Pi5 भी exist as Pi4 plus and I minus, सॉलिड है ना, ठीक है, आयनिक सॉलिड्स, ऐसे आयनिक सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करेगा ये। स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब होता है कि जैसे अभी हम देख लें, अगर फॉस्फोरस के को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, है ना,
फास्फोरस के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, राइट, ऐसा फिर बनती। अब मैं कह रहा हूँ बी आर इतना बड़ा है कि इनके बीच में इतना रिपल्शन हो रहा है कि 6 बैठ ही नहीं पा रहे हैं। ऋतिक, ऋषिका, क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया या नहीं, इसलिए। और इसी को बोलते हैं क्राउडिंग, स्पेस में क्राउडिंग हो गई। स्टेरिक मतलब स्पेस की बात हो रही है। ये हो गया PCl5 के बारे में। अब चलते हैं, एग्जांपल है SiO2 एंड CO2। और एग्जांपल, SiO2 इज नेटवर्क सॉलिड, फिर इसको बोलते हैं कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सिलिका, सिलिका सॉलिड होता है ना, SiO2 एंड में मिलता है सिलिकेट के फॉर्म में, SiO2। और CO2 क्या है, इज गैस। डिफरेंस समझते हैं कैसा क्यों है, ये रीजन। CO2 में तो क्या है, कार्बन जो है वो 1s2 2s2 2p4 सॉरी 2p2, यू कैन से 2s1। फिर एनीवे इसकी जरूरत नहीं है, इसको नहीं भी बताएंगे चलेगा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, CO2 का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो ये हो गया आपका हीलियम 2s1 2p3, राइट। हाइब्रिडेशन क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp, 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp लीनियर है ना, 2 यहाँ पे आ गए, बाकी बचे क्या, p इलेक्ट्रॉन्स। ये p के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, p पाई बॉन्ड, तो 2 2p पाई। as size of carbon is very small, it forms p pi bond with oxygen। तो एक्चुअली में क्या है कि ऑक्सीजन और कार्बन का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, एंड व्हेनेवर दे आर डूइंग द ओवरलैपिंग, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बन रहा है। ठीक है, और जब SiO2 की बात आती है ना, ये गैस हो गया, CO2 गैस है, राइट, SiO2 की बात आती है तो SiO2 में सिलिकॉन इज नॉट एबल टू फॉर्म p पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन, बड़ा साइज है उसका, वो पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है, सिलिकॉन इज नॉट एबल टू फॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक है, SiO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, SiO O O O, फिर Si Si, फिर O O O Si, ऐसे करके O। ये मैंने 2 डायमेंशन में बनाया, एक्चुअल में 3 डायमेंशन में होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा ऐसा करके इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे। जहां जहां पे भी होगा, हर सिलिकॉन जो है सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये क्या है स्ट्रक्चर, मैंने तो आपको ये लेयर टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, बट ये एक्चुअली 3 डायमेंशन में होता है SiO। तो सिलिकॉन size of silicon is large, or big, size of silicon is large, and it is not able to form p pi bond with oxygen। p pi बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए क्या करना चाहिए, ओवरलैपिंग ज्यादा होनी चाहिए, अभी तो सिग्मा के बाद ना, सिग्मा के बाद पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये बन नहीं पाता है, इट इज नॉट एबल टू फॉर्म p pi बॉन्ड विद ऑक्सीजन। SiO2 इज सेंड, हाँ ऐसे भी बोल सकते, लिखा क्लास में भी आता है SiO2 है ना, तो ये
So silicon is large and it is not able to form p-pi bond with oxygen. इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है ना, ऐसे जोड़ते जाओ आप. Every sulfur is attached with 4 oxygen and every oxygen is attached with 2 let's say silicon. यहाँ नहीं होगा, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ 3 बन जा रहे हैं ना, सॉरी ये नहीं होगा, बीच वाला ऐसे, बस इतना ऐसे जोड़ते जाओ. And now you just feel कि देखो मैंने आपको एक बार मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया था, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे थे. तो आई हैव टोल्ड यू जो ये कंपाउंड है जैसे CO2 है, ये CO2 दूसरे वाले मॉलिक्यूल के साथ अनदर मॉलिक्यूल, अच्छे हम यहाँ पे ले रहे हैं CO2, अच्छे इसके साथ कुछ इंटरेक्ट करेगा, तो इनके बीच में क्या है, फिजिकल इंटरेक्शंस है. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वी कैन ओवरकम दीज फिजिकल इंटरेक्शंस और CO2 जो है वो लिक्विफाई और सब्लिमेट मतलब गैस में चली जाएगी सॉलिड से. तो कितने लोगों को ये पता है CO2 सॉलिड को ड्राई आइस बोलते हैं. CO2 सॉलिड इज कॉल्ड ड्राई आइस, है ना, जिनको नहीं पता है वो लिख लेना कहीं पे. CO2 सॉलिड इज कॉल्ड ड्राई आइस. CO2 आप सॉलिडिफाई कर सकते हो, ठीक है, और राइट, और यू कैन सी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जैसे हीट करेंगे तो आसानी से ये जो है वो सॉलिड से लिक्विड में चली जाएगी, ठीक है. SiO2 सैंड को हीट करने के लिए, यू कैन इमेजिन सैंड को, है ना, आपने कभी कभी देखा होगा सैंड को हीट करते तब भी वो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाएंगे तब जाके वो मेल्ट होगा, गैस तो बनने की बात ही अलग है. सेरामिक वगैरह में यूज होता है ना बनाने में, सेरामिक तो क्रूसिबल बनाते हैं उसके सेरामिक के, जिसमें तो मेटल को मेल्ट कर लेते हैं. मतलब सेरामिक्स में सिलिका होता है और सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है, मेटल पहले मेल्ट हो गया. मैं देखा फर्नेस, कहीं वीडियो वगैरह देखा होगा, उसमें एक क्रूसिबल बना, क्रूसिबल मतलब एक कटोरी टाइप की, है ना, बाउल टाइप का, राइट. उसमें आप मेटल डालोगे और उसको फर्नेस में डाल दोगे तो मेटल तो मेल्ट हो गया लेकिन वो क्रूसिबल मेल्ट नहीं हुआ. मतलब सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है. नहीं, सेरामिक में सिलिकेट्स होते हैं, मतलब और सिलिकॉन कार्बाइड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, राइट. डिपेंड्स ऑन कि कौन से वाले किससे क्या बना रहे हैं, ठीक है. अब ना समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है. यहाँ पे आपको क्या ब्रेक करना पड़ रहा था, फिजिकल बॉन्ड्स, वो मॉलिक्यूल के बीच में. यहाँ कोई मॉलिक्यूल है क्या, ये पूरी लेयर ही एक मॉलिक्यूल है. यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. इसमें कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूनिट है ना. ने देखा ये पूरी लेयर में मान लो 1000 सिलिकॉन थे, उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन जो है वो 500 ही थे, तो हमने बोल दिया SI, मतलब 2000 थे, सॉरी, राइट, हमने बोल दिया SiO2. इसका सिंपलेस्ट से बताओ. अच्छा, अगर हम Na लिखते हैं तो Na का मतलब क्या है, एक सोडियम का एटम, बट एक्चुअल में देखा जाए तो सारे सोडियम के एटम मिलके एक पूरा आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, वेरी लार्ज नंबर. इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला ही तो लिखते हैं. जब भी ऐसे कभी पूरा नेटवर्क का बनेगा, राइट, तो एक दूसरे से अटैच रहेंगे तो वहां पे मॉलिक्यूल नहीं बता सकते हो, है ना. यू कैन नॉट से, हैव टू से द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ओवर हियर. तो ऐसे हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला बता दे रहे हैं. यहाँ पे क्या है, SI में, SiO2 में एवरी लेट्स से सिलिकॉन इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन विद कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, नॉट फिजिकल बॉन्ड. ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं. अगर आपको ये बॉन्ड ओवरकम करने हैं, तोड़ने हैं, क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी. दैट इज द रीजन कि CO2 जो है वो गैस है और SiO2 सॉलिड है. इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा. इसी तरह के स्ट्रक्चर को जो लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, पूरा नेटवर्क बनाते हैं, सीरीज टाइप की बनाते हैं, उनको बोलते हैं कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड. ये दो टर्म याद रखना, ये कोवेलेंट है ना, और ये पूरा ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहा है, पूरा लेयर टाइप का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहा है. इसको बोल सकते हैं नेटवर्क सॉलिड. इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है.
melting point of SiO2 is very high. SiO2 में कोई भी पाई बॉन्ड है तो नहीं है ना, SiO2 में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। एल्टरनेशन प्रॉपर्टी सिलिकॉन में होती है बट यहाँ SiO2 में नहीं दिख रही है, ठीक है। एल्टरनेशन का मतलब होता है सिलिकॉन का सिलिकॉन से बॉन्ड है ना, सेम बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड, यहाँ पे नहीं है अभी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। केमिकल बॉन्डिंग में ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो ये धीरे धीरे आएंगे, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ये एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, तो इतने एक्सेप्शन हैं कि शायद मैं सारे एक टाइम पे बता भी ना पाऊँ, मिस भी हो जाए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ गया एक नेक्स्ट, लेट्स से हमने देखा था SiO2 CO2 के बाद कुछ और स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। SiO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डायमंड ग्रेफाइट फुलरीन, यही लिखा होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं ना। SiO2 is having SiO2 SiC सिलिकॉन कार्बाइड, तो बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। SiO2 SiC है ना, are having diamond like structure. All carbon are sp3 hybridized। अच्छा बताओ, सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे जब हम देख रहे थे सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन हियर, है ना, सारे सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल आर सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी डायमंड में भी क्या होता है, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, इट मींस ऑल कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसे दिखेगा डायमंड, राइट, डायमंड में क्या होता है, जैसे कार्बन, every carbon is attached to 4 carbon, then again every carbon is attached to 4 another carbon, ये ऐसे 3 डायमेंशन बन जाएगा, राइट राइट। ये कैसे दिखता, कैसे, ये तो 2D में मैंने ऐसे दिखाया है, एक्चुअल में अगर दिखाने जाऊंगा तो ऐसे दिखता है 3 डायमेंशन में। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ। मैंने वो आपको एक टेट्राहेड्रल बताया था, है ना, क्यूब वाला टेट्राहेड्रल, याद है ना। ऐसे ऐसे बनेगा, है ना, ये छोटा क्यूब बना लिया है, राइट। इसमें ऐसे 4 डायगोनल हैं, 4 लेट्स से कॉर्नर है जिन पे ये कार्बन प्रेजेंट है, ऐसे, ठीक है। ऐसे ये 3 डायमेंशन में होगा। डिफिकल्ट हो जाएगा 3 डायमेंशन बनाना, आप लोग देख लेना, ठीक है, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। एक्चुअली ये तो मैंने छोटा क्यूब बनाया, अगर हम बड़ा क्यूब बनाएंगे अच्छे ना, तो मैं थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ, अच्छा बना रहा हूँ।
एक बड़ा सा क्यूब बना रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा जो क्यूब है इसको हम छोटे छोटे 8 क्यूब में तोड़ सकते हैं। इसमें छोटे छोटे 8 क्यूब में तोड़ सकते हैं, जो हमने क्यूब बनाए थे 8 अभी छोटे छोटे, राइट। ठीक है, छोटे छोटे 8 क्यूब कैसे दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 ये ऊपर, इसमें ध्यान से देखो, राइट। ये वाला जो है ना वो यहाँ लिख लेते हैं, ये वाला यहाँ से, ये इसको भी भूल जाना, ठीक है। ये वाला छोटा क्यूब देखो, ये वाला, इस वाले, तो दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं। ये वाला, ये वाला छोटा, या आगे वाला देख लो, है ना, आगे वाला शायद आपको बता सकते हैं। ये वाला आप देखना, ये नहीं, ये और कलर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक देखिए। क्यूब दिख रहा है, देखो इसमें ये दिख रहा है आप, ये एक कॉर्नर, ये एक कॉर्नर, 8 कॉर्नर में केवल 4 कॉर्नर ऑक्यूपाई है, ठीक है। ऐसे ही सब में होगा, है ना। पीछे वाला देखोगे तो आप, है ना, ऐसे ही है, पीछे वाला देख लो, लेते हैं पीछे वाले के 4 कॉर्नर कौन से हो जाएंगे, 1 2, पीछे वाले क्यूब की बात कर रहे हैं, 3 और ये 4। इन सारे क्यूब के सेंटर पे, सारे क्यूब्स के सेंटर पे, है ना, एक कार्बन और है, सब सेंटर पे। ऐसा है डायमंड, 3 डायमेंशन दिखा, लगा आइडिया थोड़ा। ऑब्वियसली अभी मैं ये हटा दूंगा केवल, है ना, इनकी पॉइंट, केवल और केवल पॉइंट्स को रखूंगा, तो वो जो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो ऐसे ऐसे बना देते हैं, ऐसे बनाया होगा उन्होंने, राइट। अब आपको 3 डायमेंशन में दिखेगा, समझ में नहीं आएगा ये कैसे टेट्राहेड्रल बन रहा है, ज्योमेट्री कैसे बन रही होगी। जब आप 3 डायमेंशन देखोगे ना, तो वो स्ट्रक्चर होगा, वो अगर उन्होंने क्यूब से समझाया होगा तो ही समझ में आएगा, देखो 3 डायमेंशन बन जाता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को जेडएनएस टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जेडएनएस टाइप स्ट्रक्चर, ये भी लिख सकते हैं, जेडएनएस टाइप स्ट्रक्चर। जेडएनएस टाइप स्ट्रक्चर में क्या होता है, अब छोड़ो, जेडएनएस टाइप स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं, ठीक है। बस डायमंड हो गया, ऑल कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 3 डायमेंशन बनेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, एक और बात, बिफोर वी आर लेट्स से गोइंग टू राइट, डायमंड इज bad conductor of electricity. Diamond is bad conductor, poor conductor of electricity and very good conductor of heat. Hardest material
hardest substance, and used in cutting or designing machinery, tools, है ना ये सब। ठीक है, कोई शेप देनी है आपको मेटल का, कोई आपको लेट्स से ग्लास कटिंग में भी आता है, राइट। तो जब भी मतलब बहुत हार्ड होता है, तो जैसे आपको कोई हार्ड सब्सटेंस कट करना है, ठीक है, अगर आप नॉर्मल चीज से कट करोगे तो वो खुद में क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, कट नहीं हो पाएगा। इतना हार्ड होता है इतना, इसको अगर आप एज ए कटर यूज करोगे तो एकदम काट देगा। ठीक है, बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है डायमंड। एंड इसका जो हार्डनेस है वो बहुत ज्यादा है। सिलिकॉन कार्बाइड का भी हार्डनेस ज्यादा होता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड भी यूज कर लिया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड का स्ट्रक्चर कैसा है, डायमंड जैसा ही है। द ओनली डिफरेंस इज कुछ कार्बन की जगह 50% कार्बन की जगह सिलिकॉन प्रेजेंट है। क्या है, सारी की जगह कार्बन प्रेजेंट है ना हर जगह। अब सिलिकॉन कार्बाइड में क्या है, कुछ कार्बन की जगह सिलिकॉन प्रेजेंट है, उसकी भी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है। तो कई जगह कटर की तरह सिलिकॉन कार्बाइड को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सस्ता भी रहता है। चलो ये बात हो गई यहाँ पे। अब चलते हैं हम, गुड कंडक्टर ऑफ हीट बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ऐसे बेंजीन रिंग्स देखिए ना, वैसे बेंजीन रिंग बनाना है। ठीक है, ऐसे लेयर बनानी है, तब बेंजीन रिंग बनाते जाओ, ऐसे हेक्सागन बनाते जाओ मतलब। ये तो ये एक लेयर हो गई, लेट्स से थोड़ा छोटा ही बनाते रुक जाओ, ये लेयर बनाना आसान रहेगा। ये एक लेयर हो गई ऐसे, मतलब ऐसे एक लेयर, राइट। के नीचे फिर एक और लेयर, ऐसे इसमें डबल बॉन्ड डाल देते हैं। ठीक है, आप डबल बॉन्ड डालना चाहो तो अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड डालते रहो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, राइट। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, तो केवल डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा ऐसे, राइट। फिर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड, ऐसे ऐसे आप लिख लो, है ना। अल्टरनेट पोजीशन पे बस आपके सिंगल डबल चलते रहने चाहिए। ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। है ना, इसको कई बार इसी चीज को, जहाँ इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है। मतलब जैसे आपको ये लग रहा होगा सर ये क्या है, इसमें क्या है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर गया, इस तरफ जंप कर गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएगा, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जंपिंग के कारण इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन जो है ना, रेजोनेंस के कारण एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता है, जंप होता रहता है। तो ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट के कहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड सुना है कभी, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड सुना है। ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड की तरह तभी तो कर पाएंगे जब वो करंट फ्लो करा पाएगा। तो ग्रेफाइट इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ग्रेफाइट क्या है,
वेरी गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। और इसका रीजन क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है इसमें ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन बताया था ना मैंने, लोकल मतलब वहीं पे रहने वाला, डीलोकल मतलब जो घूमता रहे। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे है ना घूमता रहेगा, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, राइट, ऐसे इलेक्ट्रॉन की ऐसे फ्लो होता रहेगा। तो ग्रेफाइट इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ अभी, हाँ यस यस श्रविल करेक्ट है। तो देखो अभी इसमें क्या है, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है और इन दो लेयर की जो बीच की डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है अप्रोक्सीमेटली। ये बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा है क्योंकि बिटवीन कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है ना अलोंग द लेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1.4 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड लेंथ, ये जो इन दो कार्बन के बीच की डिस्टेंस है, लेट्स से मतलब परपेंडिकुलर टू द लेयर, 3.4 एंगस्ट्रॉम है। का मतलब क्या है, इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कभी भी बॉन्ड नहीं बना सकते। तभी तो तुम सोच सकते थे ना सर ये डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है ना, इस कार्बन के बीच में। रीजन यही है कि इनके बीच में इतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ है कि इनके बीच में कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं है। अलोंग द लेयर केवल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द लेयर मूव नहीं कर रहे हैं। सो ग्रेफाइट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलोंग द लेयर, है ना। आप इलेक्ट्रिसिटी जैसे भेजोगे तो आपको इलेक्ट्रोड देखना पड़ेगा कि जो आपने इलेक्ट्रोड लगाया है उसमें करंट फ्लो अलोंग द लेयर करा रहे हो या फिर कैसे करा रहे हो, परपेंडिकुलर। अगर आपने परपेंडिकुलर लेट्स से करंट फ्लो करा दिया तो नहीं पहुंचेगा अलोंग द लेयर जाएगा। तो उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है किस तरफ से किस तरफ जा रहा है। अलोंग द लेयर बॉन्ड लेंथ क्या है आपकी, अप्रोक्सीमेटली 1.4 एंगस्ट्रॉम है, ये 3.4 है। इन दोनों के बीच में बिटवीन द लेयर स्ट्रक्चर को क्या लगता है, तो बिटवीन टू लेयर्स वीक वॉन्डरवॉल, है ना। ये मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया नहीं है, इसको मैं ऐसे रिंग बना दे रहा हूँ। डबल बॉन्ड ऐसे यहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है उसको ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड बना के बना सकते हो। तो ये जो मैंने आपको डबल बॉन्ड सिखाए थे अल्टरनेट में लगा लेना, और इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बिटवीन टू लेयर वीक वाटर वॉल अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट। अट्रैक्शन फोर्स का मतलब है फिजिकल अट्रैक्शन, नो केमिकल अट्रैक्शन, राइट। कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं बन रहा है केमिकल, कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं हो रही है ना, फिजिकल अट्रैक्शन एग्जिस्ट। और इसी के कारण क्या होता है कि ये जो लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर पाती है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो एज ए लुब्रिकेंट की तरह भी यूज होता है, वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। जैसे जनरली लुब्रिकेंट का मतलब ग्रीस वगैरह है, राइट। आपको पता है कि ठीक है, आपने देखा होगा वो लिक्विड की फॉर्म में या जेल की फॉर्म में रहता है, राइट। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ये सब जेल वेल सब उड़ जाते हैं, राइट। ऐसी जगह पे जहां पे फ्रिक्शन होने के कारण इतना टेम्परेचर, इतनी हीट रिलीज हो रही है, राइट। लुब्रिकेंट का मतलब क्या है, दो लेयर कहीं पे भी जैसे मान लो ऊपर नीचे आ रही हो तो वहां पे, राइट, वो उसको स्मूथ रखे, ठीक है। कहीं पे मशीन ऐसा कुछ चल रही हो, मूव कर रही हो, तो वहां पे उनके बीच में फ्रिक्शन को स्मूथ करके रखे, है ना। हीट ना लेट से प्रोड्यूस हो, उसके कारण हीट के कारण मेटल भी डैमेज हो सकता है, जो टूल है वो भी डैमेज हो सकता है। अगर इतनी हीट आपकी प्रोड्यूस हो गई तो वो मेल्ट होने लग जाएगा। अगर आप नॉर्मल कोई लुब्रिकेंट डालोगे तो वो तो इतनी हीट में क्या होगा, उड़ जाएगा। इसलिए जो है ग्रेफाइट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, उसे एज ए लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं, राइट।
उसको बीच में ऐसे डालते हैं तो वो फ्रिक्शन जनरेट नहीं करता, ठीक है। वहां पे लेयर आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो सकती है और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ये भी लिख सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस, है ना, graphite is also used as lubricant. Graphite is also used as lubricant. ठीक है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो गया। इसी में बोरॉन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर और समझा देता हूँ। बोरॉन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर होता है BnX, इसको बोलते हैं Bn, लेट्स से 10 टाइम्स बोरॉन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बोरॉन, बोरॉन नाइट्रोजन, ऐसे, है ना, नाइट्रोजन, एवरी बोरॉन इज अटैच्ड विद नाइट्रोजन, ऐसे बनेगा। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 बॉन्ड बन गए। नाइट्रोजन को चाहिए कितने? 3। बोरॉन के पास एक बैकएंड ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये अनस्टेबल भी है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विल फॉर्म। ये इसको देगा, राइट, तो ये वाला नाइट्रोजन इस बोरॉन को देगा, ऐसे ये वाला नाइट्रोजन इस बोरॉन को मतलब इससे लेगा, ऐसे ही होता रहेगा, राइट। इस एक तरह से क्या हुआ, डबल बॉन्ड आ गए यहाँ सब जगह। नाइट्रोजन ने इसको दे दिया, इसको इसको दे दिया ना, मान लो इस नाइट्रोजन ने इसको दे दिया, इस नाइट्रोजन ने इसको दे दिया, ऐसे जैसे डबल बॉन्ड हमने यहाँ देखे थे ना, वैसे डबल बॉन्ड आ गए, है ना, इस नाइट्रोजन ने इसको दे दिया, ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे। समझ में आ रहा है? बोरॉन नाइट्राइड is having graphite like structure. ठीक है, तो आज यहाँ फिनिश कर रहे हैं, कल फिर थोड़ा और बताएंगे। थोड़ा थोड़ा आप ऐसे पढ़ते रहो, ठीक है। एन इन देयर का मतलब है एन टाइम्स, मतलब Bn भी लिख सकते हो, इसको जरूरी नहीं है आप एन लिखो, राइट। एन टाइम्स का मतलब ये था ये रिपीट होता रहता है, अब केवल Bn लिख लो, है ना, Bn, बोरॉन नाइट्राइड। SSM सर, M फॉर मैथ्स, घनश्याम सर नहीं है अभी, शायद वो छुट्टी पे हैं, तो इसलिए मैथ्स का डाउट आपके SSM सर ले रहे हैं, वो मैथ्स पढ़ाते हैं आपको। ट्रैक 2 पढ़ाएंगे वो, ट्रैक 2 स्टार्ट होगा ना, हाँ, रेजोनेंस पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे भाई, हर चीज डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, ट्रैक 2 का मतलब है कि आगे, अभी देखो जैसे अभी क्या हुआ, अभी आप लोगों को 1.5 आवर की क्लास चल रही थी, ठीक है, थोड़ा सा और 2 घंटे की क्लासेस आप लगाने लग गए, हाँ, है ना। अब ऐसा हो गया है कि आपकी रिदम बन गई है, थोड़ा और टाइम लगेगा, थोड़ा और टाइम जाएगा जब, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, आपके 2 ट्रैक चलेंगे, एक तरफ फिजिकल चलेगा, एक तरफ आपका ऑर्गेनिक चलेगा, ठीक है, राइट। ऐसे ही मैथ्स में 2 ट्रैक चलेंगे, एक तरफ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप ऐसा चलेगा, अलजेब्रा वगैरह चलेगा, और दूसरी तरफ आपका कैलकुलस वगैरह चलेगा, ऐसे। नहीं, दोनों मैं नहीं लूंगा, दूसरे सर लेंगे। सर, हाँ, सर फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब आप पढ़ाओगे ना? नहीं, मैं केवल फिजिकल पढ़ाऊंगा और इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑर्गेनिक एक और आपको सर पढ़ाएंगे, अभी तक तो ऐसा ही है, चेंज होगा तो देखेंगे। ओके, बाय सर, हैव अ गुड फिर डे। एक साथ मेंटेन कैसे करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। ये तो भाई मैं करना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब बच्चे भूल जाते हैं। तो ऐसा भी है, ऐसा हो सकता है कि आपको मैं पहले पूरा फिजिकल पढ़ा दूं, फिर मैं ही आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाऊं, फिर ऑर्गेनिक, पता चलता है जब तक ऑर्गेनिक पे पहुंचे फिजिकल पूरा गायब हो गया, समझे। इसलिए ट्रैक पैरेलल चलाने पड़ते हैं, राइट। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक चीज पढ़ के फिर भूल जाओ, क्योंकि जैसे ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो ऑर्गेनिक भी अगर डेडिकेटली ऑर्गेनिक खत्म कराएंगे तो ऑर्गेनिक भी लगेगा उसमें 5-6 महीना लगेगा, तो पता चला तुम भूल गए सब फिजिकल।
हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन फिजिकल केमिस्ट्री? बहुत है यार, बहुत बहुत चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स खत्म नहीं होते हैं। मोल से भी गंदे, मोल में कैलकुलेशन थी, मोल इजी था ना, मोल में कहाँ कुछ था। यूनिटरी मेथड लगाओ, मैं इसलिए टफ लग रहा होगा, तुम्हारी कैलकुलेशन सही नहीं आ रही है, क्या करें? मैं जोड़ना घटाना नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं है। हाउ विल यू मैनेज? यू विल मैनेज। धीरे धीरे जब आदमी पे वर्कलोड पड़ता है, दे फाइंड द सॉल्यूशन। टाइप 2 और एक साथ कॉलेज भी होगा, यस सब कुछ होगा एक साथ, अभी नहीं है, वेट करो, टाइम दिसंबर में स्टार्ट होगा। तुम्हारे साथ ही नहीं है, सबके साथ होगा ऐसा, तुम ऐसा सोचो, है ना। इनफैक्ट एलएन में तो पहले पहले से ही स्टार्ट हो जाता है ये ट्रैक 2, हम तो तब भी अभी दिसंबर के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू विल स्टार्टेड टू मैनेज। अरे भाई अभी देखो क्या है, अभी 3 क्लासेस फिजिकल की लग रही है, ठीक है, 2 फिजिकल की, 1 ऑर्गेनिक की, ऐसे लगेगी। जो जिसकी क्लास होगी उस पे उस दिन आपको बैठ के उससे एक दिन पहले उसे रिवाइज कर लेना है, बस खत्म। जो काम आप 6 दिन कर रहे थे केमिस्ट्री में, वो काम आपको डिवाइड कर लेना है, 4 दिन फिजिकल करना है, 2 दिन ऑर्गेनिक करना है, और फिर फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी, जब 3 दिन फिजिकल 3 दिन ऑर्गेनिक करना है, ऐसे कर, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड है, पहले मैं बता देता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शुरुआत में बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी तो नॉमेनक्लेचर देख के एकदम खुश मत हो जाना कि अरे ये तो बहुत इजी है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है और वो इजी लगता है। कई बच्चे उसमें कैरिड अवे हो जाते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिक तो अब तो आ ही गई, इतनी बढ़िया है, मस्त है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर में खासकर। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है जीओसी, ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म। जिसका जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म इस कैरिड अवे के कारण, है ना, थोड़ा सा लाइटनेस लेने के कारण, सिंसियरिटी नहीं रखने के कारण खराब हो गया, उसका पूरा ऑर्गेनिक खराब हो गया। और ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। इनफेक्ट गलती क्या मतलब, 11th में बच्चे सीरियस होते ही नहीं है। मैं हर बार मैं बोलता हूँ कि 11th में जो पढ़ लिया, राइट, वो कंपटीशन में ऑलरेडी आगे है, क्योंकि 12th में तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, 11th में नहीं पढ़ते हैं। जो 11th में पढ़ लिया और जो ऑनलाइन में पढ़ लिया 11th, और वो भी ऑनलाइन, तो वो बहुत आगे है। मतलब अभी आपको क्या लग रहा है, ऑनलाइन में सबको डिफिकल्टी आ रही है, सबका कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा है, सबके साथ और इश्यूज हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, राइट। अब सोचो जो ऑनलाइन में पढ़ लिया उसका ऑलरेडी कंपटीशन से आगे है या नहीं है। टाइम इज ए रिसोर्स, जब सब सिंसियर होंगे तो आप भी तो सिंसियर हो जाओगे जो पढ़ रहे हो, आपको हराना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, समझ रहे हो। बच्चे अभी पढ़ ले रहे हैं, राइट, 1 घंटे तो 24 आवर्स ही है, 6 to 7 आवर्स आपकी चली जाती है स्टडी, मतलब क्लासेस चली जाती है, 6 to 7 आवर्स सो गए आप, कुल मिला के आपको 6 to 7 आवर्स ही मिलते हैं स्टडी, बाकी सारे काम लग जाएंगे। अब अगर मान लो कोई 12th में जाके सीरियस होता है, जनरली बच्चे बच्चे यही गलती करते हैं, वो 11th में सीरियस नहीं होते, वो 12th में जाके सीरियस, जब वो 12th में सीरियस होंगे उनके पास मैक्सिमम वो कितने घंटे पढ़ सकते हैं, 6 to 7 आवर। जो बच्चा 11th में पढ़ रहा है उसकी रिदम बन चुकी है, उसकी बैठने की टेंडेंसी बढ़ चुकी है ना, वो ऑलरेडी सॉल्व कर रहा है, उसको हराना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 5-5 घंटे पढ़ोगे भी तब भी वो भी तो पढ़ रहा है 5-5 घंटे, जो पढ़ रहा है 11th से पढ़ के आया। यही दिक्कत यही पे, यही जो है ना, आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है उनसे। 11th में आप कम से कम अपने आप को इतना स्ट्रांग करो। तो कितने लोगों ने वो मैराथन रेस देखी है? मैराथन रेस देखी है, मैराथन या लॉन्ग रेस कोई, है ना, उसमें एक लीडर ग्रुप होता है ना, राइट, मतलब 10-20, मतलब 4-5 लैब के बाद या 10 लैब के बाद लीडर ग्रुप दिखने लग जाता है। लीडर ग्रुप का मतलब एक लॉट ऑफ, लेट्स से
कुछ एथलीट जो एक साथ आगे पीछे थोड़े बहुत चलते रहते हैं, वो दौड़ते रहते हैं, देखा है ऐसा, है ना। तो आपका पहला टारगेट यही है कि आप वो लीडर ग्रुप में पहुंच जाओ, बस दैट्स इट। आप ऊपर हो नीचे हो, अभी रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आपका टारगेट यही है कि आप अपने बैच में वो टॉप 20 में पहुंच जाओ, बस टॉप 20, टॉप 15, 10, जितना भी आपसे हो सकता है उतने में पहुंच जाओ अपने बैच में। ठीक है, अगर आपका बैच साइज छोटा है तो टॉप 5, टॉप 10 में, ये डिपेंडिंग ऑन कि कैसा कितने बैच है, आप देख लोगे अपने सेंटर रैंक आती है ना के हिसाब से, मतलब आप टॉप 10% में होने चाहिए अपने बैच के, ये आपका टारगेट है। और उसको पकड़ के चलते रहो, लोग थोड़े पीछे भी हैं चलेगा, है ना, टॉप 20 में भी चलेगा। आपका काम यही है कि आप उस टॉप 20 में बने रहो, तब तक हम पढ़ा रहे हैं, तब हम लोग आपका सिलेबस खत्म करा देंगे अक्टूबर में मैक्सिमम, या फिर नवंबर मिड तक आपका खत्म करा देंगे, जनरली सितंबर में ही खत्म करा देते हैं। ये ऑनलाइन है तो इसमें थोड़ा सा पीछे जा रहा है ना, अक्टूबर तक जा रहा है। मान लो अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद चालू होता है मेन गेम। अभी तक क्या होता है कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर ने होमवर्क दिया तो पढ़ रहे हैं, क्लास है तो पढ़ रहे हैं, मतलब एक ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है, आपके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स है, इसलिए आप पढ़ रहे हो। जैसे आपका सिलेबस खत्म होगा उसके बाद 2 रिवीजन क्लासेस होंगी, लेकिन आपका सेल्फ स्टडी टाइम कट होने लग जाएगा। अगर मान लो कोई आदमी कहे कि मैं रिवीजन क्लासेस अटेंड करना चाहूंगा, तो चुन के लर्निंग होती है, स्टडी नहीं होती है, आपको स्टडी वाला टाइम बढ़ाना है। कई बच्चे जो है ना सेल्फ स्टडी के लिए खुद से पढ़ते हैं, वो जो टाइम है 3 और 4 मंथ, वो होता है लास्ट लैब। उसमें जिसके अंदर जितना स्टेमिना, जो जितना डिसिप्लिन, जो जितना अच्छी तरह से खुद को पढ़ाने के लिए इंस्पायर कर गया, वो आगे निकल जाए। पहला चैलेंज है लीडर ग्रुप में बने रहना, ठीक है, पहला चैलेंज यही है। थोड़ा आगे पीछे चलेगा बट टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 रैंक में बने रहो लगातार, कभी ऊपर आएगी कभी नीचे आएगी, चलेगा, घबराओ नहीं। जब अक्टूबर हो जाएगा तो फिर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिस दिन पढ़ाई नहीं होती उस दिन वो नहीं पढ़ पाते होंगे, उनका उठने का टाइमिंग सेट नहीं होगा और टाइम वेस्ट होता होगा, ये सुनो, होता है ना। हाँ, मतलब ये ऑब्वियस है, हम ह्यूमन है तो करेंगे ये सब काम, तो गलतियां, ठीक है। अब सोचो कि रेगुलर ऐसे ही दिन आने वाले हैं, कोई तुमसे कुछ कहने वाला नहीं है, बस तुम्हारे एग्जाम हो रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें रिवीजन क्लास कोई तुम्हारा सब्जेक्ट वीक है तो तुम उसकी रिवीजन क्लास ले लो, नहीं तो आप अपने सेल्फ स्टडी में फोकस करो, राइट, यही करना है। और कितने दिन करना है, एक दिन नहीं, पूरे 3-4 महीने तक करना है, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है। अब उसमें जिसने डिसिप्लिन बना के अपने आप को मोटिवेट करके क्वेश्चन सॉल्व किए, रिवाइज किया, ढंग से किया, वो आगे भी निकल जाएगा। वो दूसरा चैलेंज होता है, वहां पे कई लोग बाजी मारते हैं। कई लोग जो बहुत आगे चलते रहते हैं ना, वो सेल्फ डिसिप्लिन के चक्कर में नीचे गिर जाते हैं। वो होते हैं लास्ट 2 लैप, है ना, बिल्कुल एकदम रेस खत्म होने वाली है। जैसे मान लो लॉन्ग मैराथन की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो लॉन्ग रेस हो रही है कोई 10 किलोमीटर, है ना, ऐसा 8 किलोमीटर टाइप की, उसके लास्ट 2 लैप बचे हुए हैं, उसमें जो 2 जान लगा देता है ना, वो आगे निकल जाता है। वहां पे भी आपको जान लगानी है, वहां पे भी आपको थोड़ा सा करना है। अगर आपने उतना कर लिया जितना मैं बता रहा हूँ, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपकी रैंक 1000 के अंदर आएगी, आपको IIT बॉम्बे मिल जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ बस आप फॉलो करते रहो, ठीक है। जिस दिन आपकी क्लास नहीं होती उस दिन टाइम वेस्ट मत करो, रिवाइज कर लो, क्वेश्चन कर लो, ठीक है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं है, सो जाओ, ताकि माइंड को तो रेस्ट मिले ना। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सो जाओ, सबसे अच्छा काम वही है। वॉक कर लो, ठीक है। वॉक करते करते आप अपने मन में पूछ लो कि सर ने जो पढ़ाए थे उसमें कौन कौन से पॉइंट्स मैंने हाईलाइट समरी नोट्स बनाए थे, क्या मैं रिकॉल कर सकता हूँ या नहीं, ये सब काम कर लो, ठीक है। और ज्यादा डेविएट मत, डिस्ट्रैक्ट मत हो बहुत सारी और जगह पे, राइट।
वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट मत हो। अगर ये कर लेगा तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। जो जितना कर पाएगा अपने हिसाब से अपना बेस्ट दो, जो जितना कर लेगा उतना अच्छा उसका रिजल्ट बन जाएगा, उतनी अच्छी रैंक मिलेगी। ठीक है, चलो बाय। बाय बाय।